everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 6 science chapter number 9 the living organisms characteristics and habitat. So ये मेरे इस चैप्टर का पार्ट 2 है. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को देख लीजिए. देन अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2. तो हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था, जैसे हमने अडेप्टेशन क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या होते हैं, हमने इन सब के बारे में पढ़ा था. अब हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. On the other hand, the habitat of plant and animals that live in water are called aquatic habitat. तो देखिए, अब जो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर यानी कि जो पानी होता है उसके अंदर रहते हैं, अब हम उन्हें कहते हैं एक्वाटिक हैबिटेट. तो जैसे कि हमने पहले टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पढ़ा था, ऐसे एनिमल जो कि लैंड के ऊपर रहते हैं हम उन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं, और जो पानी के अंदर होते हैं हम उन्हें कहते हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स. देन उसके बाद लेक, रिवर एंड ओशंस आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट्स. यानी जो लेक होती है, रिवर होते हैं, ओशन होते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स है एक्वाटिक हैबिटेट के. These are large variation among terrestrial habitats like forest, grassland, desert, coastal and mountain region located in different part of world. ये जो terrestrial होते हैं ना, हमारे जो terrestrial habitat है उसके भी हम कई सारे partitions होते हैं, कई सारी उनकी varieties होती है. जैसे कि हम इनमें से कुछ पढ़ेंगे भी, जैसे कि हो गए desert हो गए, mountains हो जाते हैं, बाकी forest हो जाते हैं, coastal areas हो जाते हैं. ऐसी कई सारी जगहें होती है जहाँ पे terrestrial habitats मौजूद होती है. Now उसके बाद the organisms both plant and animal living in habitat are is biotic component. यानी हमारे सराउंडिंग में इतने सारे जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हम ह्यूमन बीइंग होंगे, जो हम लिविंग हैबिटेट में रहते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट. और उसी के अपोजिट में ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, जो इतनी सारे हमारे ये भी हमारे सराउंडिंग में ही होती है लेकिन नॉन लिविंग होती है, इन्हें हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स. Now, adaptation does not take place in short time because the abiotic factors of a region also change very slowly. इन हम किसी भी जगह को है ना इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर सकते, हम इतनी जल्दी से अपनी हैबिट के अंदर नहीं ला सकते हैं. यहाँ तक कि जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो चीज़ें लिविंग नहीं होती है पर वो चीज़ें भी काफ़ी स्लोली चेंज होती है. तो जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमें भी किसी चीज़ को अडेप्ट करने में टाइम तो लगता है. दो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दिस चेंज डाई. ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि उस चेंज के हिसाब से है ना, जैसे कि आपकी सराउंडिंग जैसे चेंज होती है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पाओगे, आप उन चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पाओगे, तो वो ऑर्गेनिज्म जो उन्हें अडेप्ट नहीं कर पाता वो मर जाता है. सिर्फ वही जिंदा रह पाता जो कि वहाँ को जो उसका सराउंडिंग होती है, जो उसकी जगह होती है, उसे जो अडेप्ट कर लेता है. ऑर्गेनिज्म अडेप्ट डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वे. यानी हमारे चारों ओर कई सारी अलग अलग चीज़ें होती है, कई सारे अलग अलग मतलब एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, तो हम उन्हें अडेप्ट करते हैं वो भी अपने अलग अलग तरीके से. जैसे हर जगह की सराउंडिंग अलग होती है, वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो अपने आप को अलग अलग, उनके अंदर अलग फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को अलग अलग अडेप्ट करते हैं. तो इसी की वजह से ना हमारे वर्ल्ड के अंदर कई सारे डिफरेंट तरह के एडेप्टेशंस और कई सारे मतलब अलग अलग वैरायटीज़ हो जाती है हैबिटेट की. अब हम उन्हें ही पढ़ेंगे. अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, यानी अब हम हर जगह की कैसे हैबिटेट होती है, किस टाइप से वहाँ पे अडेप्टेशन होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो पहले हम थोड़ा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है डेजर्ट. अब देखिए, हमने डेजर्ट ये वर्ड कई बार सुन रखा है होगा, क्योंकि देखिए जो डेजर्ट होती है कैसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वो एक बहुत ही ड्राई प्लेस होती है, वहाँ पे बहुत ही कम प्लांट्स और एनिमल्स हमें मिलते हैं. पर ऐसा नहीं कि वहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स होंगे ही नहीं, वहाँ होते हैं पर थोड़ी कम मात्रा में होते हैं, और वहाँ हमें वो दिखते नहीं है. क्यों? क्योंकि हम उनके है ना एक जो अडेप्टेशन होते हैं अभी हमने उन्हें पहचाना नहीं है. अब हम उसके बारे में देखेंगे. अगर हम कभी डेज़र्ट में जाएँगे, अगर हम वहाँ जाके देखेंगे, तो हमें स्टार्टिंग में वहाँ पे बहुत ही कम एनिमल्स मिलेंगे. लेकिन अब हम देखेंगे कि वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, पर उनके एक अलग तरीके होते हैं रहने के. अब देखिए, देयर आर डेज़र्ट एनिमल्स लाइक रैट एंड स्नेक्स व्हिच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल हैज़. ये देखिए, हमने पहले क्या देखा था, जो कैमल होते हैं उसके पास जैसे कि लॉन्ग लेग्स होते हैं, जिसकी वजह से आराम से है ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है, और साथ-साथ उसे काफ़ी गर्मी नहीं, मतलब जो उसके लॉन्ग फीट होते हैं उसकी वजह से उसे गर्मी नहीं लगती है. जो सैंड की जो हीट होती है ना वो उसकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है. लेकिन जैसे कि डेजर्ट के अंदर दूसरे एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि रैट हो गए, स्नेक्स हो गए, उनके पास कैमल के जैसे लॉन्ग लेग्स नहीं होते हैं.
बट उसके बावजूद भी वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन द बोरो डीप इन द सैंड। यानी जो डेजर्ट के टाइम पे जो इतनी गर्मी होती है, जो डेजर्ट में जो दिन का समय होता है, ओके, तो उसकी वो हीट जो होती है ना ड्यूरिंग द डे, जो हीट होती है उससे बचने के लिए वो सैंड के अंदर ये ना बड़े बड़े बोरोस यानी गड्ढे बना लेते हैं जिसके अंदर वो रहते हैं, जहाँ पे उन्हें गर्मी नहीं लगती। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर। यानी जब जब रात का समय आ जाता है और जो गर्मी का मौसम, मतलब जो गर्मी का टाइम होता है ना दिन का, जब वो चला जाता है और रात को जब ठंड हो जाती है, तभी वो एनिमल्स अपनी सैंड के ऊपर यानी बोरों से निकल के सैंड के ऊपर आते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए जो स्नेक्स है, रैट है, उन्होंने सैंड के नीचे काफ़ी बड़े बड़े है ना वो बोरोस बना लेते हैं, ताकि वो जो दिन के समय जो इतनी हीट होती है वो उससे बच पाए। अब देखिए हमने ये तो एनिमल्स के बारे में देख लिया, कैमल के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। अब हमने रैट, स्नेक्स, इस टाइप के एनिमल्स के बारे में भी देख लिया है। अब हम देखेंगे वहाँ के प्लांट्स के बारे में। नाउ अब हमें देखें यहाँ जो प्लांट्स का जो टॉपिक है उसे समझाने के लिए हमें एक एक्टिविटी दी गई है। तो हमें क्या करना है, हमें कैक्टस का प्लांट्स ले लेना, एक कैक्टस ले लेना है और उसके कंपैरिजन में एक लीफी प्लांट ले लेना है। हमें क्या करना है, हमने ये एक्टिविटी शायद पहले परफॉर्म कर रखी है, देखिए हमने चैप्टर नंबर 7 में ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रखी है। हमें क्या करना है, दोनों कैक्टस और हमें क्या करना है, जो कैक्टस है और जो दूसरा प्लांट हमने लिया है उन दोनों की लीव्स के ऊपर है ना, हमें पॉलीथीन्स को बांध लेना है। अब हम देखेंगे कि जो पॉलीथीन है ना उसमें कुछ घंटों के बाद उसमें धीरे धीरे पानी इकट्ठा होने लगेगा। पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो डेजर्ट वाला जो प्लांट है, जो कैक्टस है, तो कैक्टस के अंदर है ना, कैक्टस वाले पॉलीथीन में बहुत ही कम पानी आपको मिलेगा, और जो उसके कंपैरिजन में जो दूसरा लीफी प्लांट होगा ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होगा कैक्टस के कंपैरिजन में। अब इससे हमें क्या पता चलता है, डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन। तो देखिए जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं ना वो काफ़ी कम पानी लूज करते हैं ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में। The leaves in desert plant are either absent, very small, or they are in a form of spines। यानी जो कैक्टस होते हैं ना, जो यानी कि डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं, तो डेजर्ट के प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती है वो या तो एब्सेंट होती है, यानी उनके अंदर लीव्स ही नहीं होती है, अदरवाइज वो बहुत ही छोटी होगी, या फिर उनके है ना लीव्स के बदले में स्पाइन्स यानी कांटेदार होगी वो। क्यों? क्योंकि जब लीव्स का अगर सरफेस ज़्यादा बड़ा होगा तो उसकी वजह से ज़्यादा मतलब रेस्पिरेशन करेगी, लेकिन जो दिन के टाइम जैसे वहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप होती है, इतनी गर्मी होती है, इस वजह से जो लीव्स होती है ना ड्राई अप हो जाती है, साथ साथ उसके जो सरफेस होता है ना वो पूरा छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बहुत ही कम होता है, वो पानी को लूज़ नहीं करते हैं। सो यहाँ पे भी हमें यही बताया गया है, दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। ये जो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो इतना सारा पानी जो लॉस हो जाया करता था अब इस इन प्लांट्स के अंदर नहीं होता है। देन उसके बाद आप सोच रहे होगे जैसे कि जो लेस होते हैं वही तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी हेल्प करती है। अब अगर इनके अंदर लीव्स ही नहीं होगी या फिर लीव्स के बदले में मतलब स्पाइन्स होगी तो उससे फोटोसिंथेसिस क्या कैसे होगा। सो फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट्स इज यूजुअली कैरी आउट बाय द स्टेम्स। यानी जो स्टेम्स होती है ना, जो प्लांट की स्टेम्स होती है, उसी से इन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सो ज़्यादा जो कि डेज़र्ट के प्लांट्स होते हैं ना उनकी काफ़ी लंबी लंबी मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसी रूट्स होती है जो कि काफ़ी लंबी होती है, जो कि है ना सैंड के अंदर काफ़ी डीप में चली जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पानी चाहिए होता है। अब जो सैंड होगी, सैंड के अंदर से पानी जो सूख जाता होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा सैंड के अंदर नीचे चला जाता होगा। तो इसलिए जो जैसे कि कैक्टस हो गया, फिर दूसरे डेज़र्ट के जो प्लांट्स होते हैं ना उनकी रूट इतनी लंबी होती है कि सैंड के अंदर काफ़ी डीप तक चली जाती है ताकि उन्हें पानी मिल जाए। देन उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेज लैंड आ जाता है माउंटेन रीजन। अब हम माउंटेन रीजन के बारे में पढ़ेंगे। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। यानी कि यहाँ पे जो हैबिटेट होती है ना, यहाँ का जो सराउंडिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक्स प्लेस इन विंटर। यानी कुछ जगहों पे जो स्नोज होती है ना, स्नोफॉल यानी बर्फ़ गिरना भी होती रहती है, बर्फ़बारी भी विंटर के समय पे होती रहती है। अब देखिए जैसे हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा था, वहाँ की इतनी गर्मी होती है। अब हम एकदम उसका अपोजिट माउंटेन रीजन में चले जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अब हम यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में देखेंगे कि वो कैसे सर्वाइव करते हैं। तो हम पहले प्लांट के बारे में ही देख लेते हैं। अगर आप कभी माउंटेन रीजन पे गए होगे या फिर आप वहाँ पे रहते होगे ना, तो आपने देखा होगा कि वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं ना वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं। यानी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपको वहाँ ट्रीज़ मिल जाएंगे, और ट्रीज़ भी काफ़ी टॉल होते हैं, उनकी शेप भी हमारे नॉर्मल ट्रीज़ जैसे है ना, जो प्लेन एरिया के जो ट्रीज़ होते हैं उसके कंपेरिजन में माउंटेन या फिर हिल जगहों के जो ट्रीज़ होते हैं ना डिफरेंट होते हैं।
अब हम देखेंगे कि यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने सराउंडिंग को कैसे अडेप्ट कर लेते हैं, यानी उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं। दीज ट्रीज़ आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपी ब्रांचेस, यानी यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं ना कोन शेप के होते हैं, उनके अंदर स्लोपी ब्रांचेस होती है। यहीं देखिए, जैसे कि एक ट्री की एक हम स्टेम्प ले लेते हैं, ये मतलब ये उनकी एक स्टेम्प हो जाती है। उसके बाद यहाँ के जो ट्रीज़ होंगे ना वो थोड़े इस टाइप के कोन शेप के होंगे, उनकी जो ब्रांचेस होगी ना वो स्लोपी होगी, यानी स्लाइड करने वाली होगी। क्यों? ये स्लोपी जो होती है ना, इनकी जो ब्रांचेस होती है इतनी ज़्यादा स्लोपी होती है, उनकी जो लीव्स होती है ना नीडल शेप की होती है, यानी काफ़ी ना थोड़ी सुई की तरह नीडल शेप की होती है, ताकि जब यहाँ पे रेनफॉल होएगी या स्नोफॉल होएगी ना, तो जब इनके ऊपर स्नो गिरेगी, तो जब इनके ऊपर यहाँ पे स्नो जब कलेक्ट हो जाएगी ना, जो स्नो होगी जब उसके ऊपर कलेक्ट हो जाएगी, देखिए यहाँ पे जब स्नो आ जाएगी तो फिर यहाँ से स्लाइड करके नीचे गिर सके। दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नोफॉल टू स्लाइड ऑफ ईजिली, यानी इनकी हेल्प से जो स्नो होती है फिर जो रेन का पानी होता है ना, जो रेन वाटर होता है वो आसानी से इन पेड़ के ऊपर से हट जाता है, इनके नीचे गिर जाता है। दिस कुड बी ट्रीज विच शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम these that are also present on mountains. सो अभी हमने माउंटेन की ट्रीज़ के बारे में देख लिया कि उनकी जो शेप होती है कौन जैसी होती है, और साथ साथ उनकी जो ब्रांचेस होती है स्लोपी होती है, उनकी जो लीव्स होती है वो नीडल लाइक होती है, ताकि वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग यानी लंबे हो सकती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो सके, और साथ साथ इनके ऊपर जो स्नो या फिर रेनफॉल होती है तो फिर वो जो होती है वो आराम से नीचे स्लाइड करके गिर जाए। अब हम यहाँ के एनिमल्स के बारे में देखेंगे कि एनिमल यहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं। एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशन देयर, यानी वो भी अपने आप को उसी हैबिटेट के हिसाब से ना अडेप्ट कर लेते हैं। दे हैव थिक स्किन और दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कोल्ड, यानी कि जो उनकी स्किन होती है ना उसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े फर्स होते हैं, यानी मतलब फर यानी उनके बाल होते हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं। क्यों? ताकि वो उन्हें कोल्ड से है ना, उनके वहाँ की जो ठंड होती है उससे उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ के पे एग्जाम्पल देखा जैसे कि जो याक हो जाते हैं, ओके, तो जो याक होती है उनकी बॉडी के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे थिक कलर के हेयर प्रेजेंट होते हैं। हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, यानी यान जो याक होते हैं ना उसकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हेयर प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी थिक होते हैं, ताकि वो उन्हें वार्म कर सके, यानी उन्हें गर्म रख सके। स्नो लेपर्ड हैड थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोस, ये जो स्नो लेपर्ड होता है ना उसकी बॉडी पे भी ऐसे कई सारे थिक फर होते हैं जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, साथ साथ उनके जो फीट होते हैं, इनके जो पैर होते हैं वो उन्हें भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे हम इनकी इमेज भी देख सकते हैं, जैसे कि ये स्नो लेपर्ड है, याक है, ये गोट है। तो इस टाइप के जो एनिमल है ना, आपने इनमें नोटिस किया होगा कि इन सभी के थिक हेयर है जो कि इन्हें हेल्प करते हैं स्नो से बचने के लिए, वहाँ की जो ठंड है उससे बचने के लिए। दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो, यानी जब ये बर्फ़ में चलेंगे तो जैसे बर्फ़ के अंदर हमारे पैर धंस सकते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए फीट के ऊपर ना इतने सारे बाल होते हैं, फिर उनकी इतनी थिक स्किन होती है। The mountain goat has strong hooves for running up the rocky slopes on the mountain, यानी hooves क्या होता है, जो जैसे आपने हॉर्स देखे होंगे फिर गोट होते हैं ना, उनके जो फुट होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, उनके जो नीचे वाला सरफेस होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, वो थोड़ा इस टाइप से जैसे इस तरह का होके होता है, तो इन्हें हम हूव्स कहते हैं। जो उनके हूव्स है ना तो बाकी के कंपैरिजन में ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि वो जो इतने ज़्यादा है ना रॉकी स्लोप्स यानी जो माउंटेन जो इतने हार्ड माउंटेन होते हैं उनके ऊपर वो वॉक कर सके या फिर वहाँ पे भाग सके। नाउ अब हमने माउंटेन रीजन्स के बारे में भी देख लिया कि वहाँ के प्लांट्स कैसे होते हैं, एनिमल कैसे होते हैं। अब हम देखेंगे ग्रासलैंड्स के बारे में। A lion lives in a forest or grassland is a strong animal that can hunt and kill animal like deer. अब हम देखेंगे फॉरेस्ट के अंदर कौन रहते हैं, ज़्यादा हमारे जैसे हम सोचते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर कैसे एनिमल होते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में लॉयन ही आता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनिमल है जो कि दूसरे एनिमल्स को किल कर सकता है, जैसे कि डियर हो जाते हैं। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, यानी उसका जो कलर होता है काफ़ी लाइट ब्राउन सा होता है। लुक एट द पिक्चर अ लॉयन एंड डैट ऑफ अ डियर, यानी हम यहाँ पे आप हमारी बुक के अंदर इसकी पिक्चर भी दे रखी है। इनका कलर कैसा होता है? लाइट ब्राउन होता है। हाउ आर दिस आइज?
अब हमें यहाँ कहा गया है कि जैसे इनकी अगर हम पिक्चर देखेंगे तो हमें क्या दिखता है कि इनकी आइज़ कैसी है। तो देखिए जैसे कि जो लॉयन है उसकी आइज़ जो होती है ना वो एकदम फ्रंट में होती है उसके फेस की, और जो डियर है उसकी आइज़ साइड में होती है। लॉयन हैव लॉन्ग कॉल्ब्स इन द फ्रंट ऑफ लेग दैट कैन बी विड्रॉ इनसाइड द टोज। यानी जो लॉयन होते हैं ना उसके काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग मतलब कॉल्ब्स होते हैं, यानी उनके जो पंजे होते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं और एकदम लेग के फ्रंट में होते हैं ताकि वो अपने शिकार को आसानी से मार सके। अब हमें यहाँ इसके थोड़े बहुत फीचर तो बता दिए गए, पर हमसे पूछते हैं कि जो इसका जो लॉयन होते हैं या फिर जो इस टाइप के जो पावरफुल एनिमल्स होते हैं उनके पास जो ये फीचर होते हैं वो उन्हें सर्वाइव करने में कैसे मदद करते हैं। अब हम ये देखेंगे। इट इज़ लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट्स टू हाइड इन द ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट टू फॉर प्रे। ये अब देखिए जो इसका लाइट ब्राउन कलर होता है ना वो हेल्प करता है उसे जो ड्राई ग्रासलैंड होते हैं, यानी जो ग्रासलैंड्स होते हैं, देखिए वहाँ जो ग्रास होगी ना, तो जो ग्रास होती है वो भी थोड़ी ब्राउन कलर की होगी, जैसे हम यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। देखिए इसके सराउंडिंग में ब्राउन कलर की ग्रासेस है, तो ये इसे हेल्प करते हैं वहाँ उनके अंदर छुप जाने के लिए, क्योंकि जैसे जो ग्रास होगी वो भी ब्राउन कलर की है और जो लायन है वो भी ब्राउन कलर का है, तो अगर वो बिना हलचल करके वहाँ पे शांति में अपने प्रे का इंतजार करेगा तो आसानी से उसके अंदर छुप सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रे, तो ये प्रे क्या होता है। अब एनिमल टू ईट यहाँ पे हमें ब्रैकेट में दिखा रखा है, यानी कि जब जैसे ये एक एनिमल है यहाँ पे एक एनिमल है, तो इनमें से जोन ज़्यादा मतलब जोन से ज़्यादा पावरफुल होगा, जो दूसरे के ऊपर हमला करेगा उसे हम कहते हैं प्रेडेक्टर। और जो जिसके ऊपर हमला हो रहा है, जैसे यहाँ पे जिसके ऊपर हमला हो रहा है उसे हम कहते हैं प्रे। तो देखिए यहाँ पे प्रे और प्रेडेटर कौन होगा, जो लॉयन है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा जो कि दूसरे एनिमल का शिकार कर सकता है, उसे हम कहेंगे प्रेडेक्टर। और जो एनिमल कमज़ोर होगा जैसे कि डियर जिसका शिकार हो रहा है किसी और एनिमल से उसे हम कहेंगे प्रे। तो ये इसे हेल्प करता है वो छुप जाने के लिए और वो अपने प्रे का इंतज़ार कर लेता है, और जैसे प्रे आएगा तो फिर वो देख नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि वो जो ग्रास लैंड के अंदर अपने कलर की हेल्प से छुप चुका है, तो फिर उस पर हमला आराम से कर पाएगा। The eyes in the front of the face allows it to have a correct idea about the location of its prey। ये जो उसकी आइज़ होती है ना वो फ्रंट होती है, मतलब उसके फेस के एकदम फ्रंट में होती है। क्यों होती है? ताकि उसे एकदम करेक्ट लोकेशन का पता चल जाए कि उसका प्रे कहाँ पे है। अ डियर इज अनदर एनिमल डेट लिव्स इन अ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। इन्हें अब हमने देख लिया कि जो लॉयन है वो कैसे दूसरे के ऊपर हमला कर सकता है, उसके पास क्या क्या फीचर्स होते हैं। अब हम देखेंगे जो प्रे है, ये जो जिसके ऊपर शिकार हो रहा है, तो अब वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, उसके क्या क्या फीचर होते हैं। तो अब हम डियर के बारे में देख रहे हैं। तो एक डियर भी एक अलग एनिमल है जो कि ग्रासलैंड के अंदर ही रहता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑन द फॉरेस्ट। यानी उसके पास है ना स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं जो कि उसे हेल्प करता है कि वहाँ के जो फॉरेस्ट के अंदर जो है ना हार्ड प्लांट के अंदर हार्ड स्टेम्स होती हैं उन्हें वो च्यू करने के लिए हेल्प करते हैं। A deer need to know about the presence of predator in order to run away from them and do not become their prey। यानी जो अब डियर है उसे पता होता है कि उसके ऊपर खतरा हो सकता है, उसके ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग एनिमल कभी भी हमला कर सकता है, तो उसे भी पता रहना चाहिए ना कि उसके ऊपर कोई भी प्रेडेटर आके कब हमला कर सकता है। तो ताकि उसे ये पता रहे उसके लिए भी इसके पास ये फीचर्स होते हैं, ताकि वो मतलब वो अपने आपको प्रे बनने से बचा ले, अपने आप को शिकार बनने से बचा ले, इसलिए इसके पास कुछ फीचर्स होते हैं। अब हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हेयर मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर। यानी उसके पास काफ़ी लंबे लंबे ईयर्स होते हैं। आपने देखे होंगे जो हिरन होते हैं ना उसके ईयर्स होंगे काफ़ी उठे हुए होंगे और काफ़ी लंबे होते हैं, ताकि उसे पता चल जाए कि कहीं अगर प्रेडेटर आ रहा है। अब देखिए जो शिकारी होगा, अब वो ये तो है नहीं कि वो एकदम से आ जाएगा, तो उसे क्या करना होता है वो भी अपने स्लो मूवमेंट से मतलब काफ़ी धीरे धीरे मूवमेंट करके वो अपने प्रे के पास आता है। लेकिन अब प्रे को भी पता होना चाहिए ना कि प्रेडेटर आ रहा है, तो इस वजह से उसे उसके जो लॉन्ग हेयर होते हैं ना वो उसे हेल्प करते हैं, ताकि उसे उसकी मूवमेंट जो जो उसके ऊपर कोई हमला करने वाला है उसकी मूवमेंट उसे आसानी से पता चल जाए। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर। या उसके जो चारों ओर जितनी सी मतलब जो उसके चारों ओर क्या हो रहा है, उसका चारों कोई डेंजर तो नहीं है, वो पता लगने के लिए उसके जो आइज़ होती है ना उसके फ्रंट में नहीं होती, उसके साइड में होती है, ताकि उसे पता रहे कि कहीं साइड से कोई डेंजर तो नहीं है। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। यानी वो जो डियर होता है ना काफ़ी तेज़ भाग पाता है, ताकि उसे जो प्रेडेटर है वो उससे भाग के बच जाए।
There are many other features of the lion, a deer or other animal and plant that help them to survive in their habitat. यानी ऐसी और भी बाकी एनिमल्स के बारे में कई सारी ऐसे फीचर्स होते हैं, उनके प्लांट्स के पास भी ऐसे फीचर होते हैं ताकि वो ऐसे ग्रास लैंड में अडेप्ट कर सके. अब हमने ग्रास लैंड के बारे में जाना. हमने ग्रास लैंड के बारे में ना हमने यहाँ के जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब के बारे में जान लिया, सिर्फ 2 एनिमल्स का एग्जांपल लेके. अब हम देखेंगे एक्वाटिक हैबिटेट. जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट होते हैं हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे थे. अब हम पढ़ेंगे एक्वाटिक हैबिटेट्स के बारे में, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ओशन. नाउ अब ओशन के अंदर हम क्या देखेंगे, जैसे कि हमने देखे कई सारे, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे जो एनिमल्स होते हैं ना उनके पास स्ट्रीम लाइन शेप होती है जो उन्हें स्विम करने में, काफ़ी फास्ट स्विम करने में हेल्प करती है. पर ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पास स्ट्रीम लाइन शेप बॉडी नहीं होती है, जैसे कि ऑक्टोपस हो गए. तो ये कैसे सर्वाइव करते हैं, ये क्या करेंगे, जो जो ओशन होता है ना उनके एकदम डीप में जाके ये रहने लगते हैं. पर ऐसा तो है नहीं कि जो ओशन उसके डीप में कोई और एनिमल नहीं होगा, वहाँ पे भी कई सारे एनिमल्स होते हैं जो कि वहाँ पे ही सर्वाइव करते हैं. तो फिर इन्हें वहीं से है ना प्रे मिल जाते हैं, इन्हें अपने शिकार मिल जाते हैं जिन्हें ये अपना शिकार बना लेते हैं. देन उसके बाद अब ये भी तो एनिमल है, इन्हें भी तो ऑक्सीजन चाहिएगा, तो ये ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, तो ये भी हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि उनके पास गिल्स होते हैं. यानी जो इस टाइप के ओशन वाले एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं, जिससे जो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है ना उसे ले लेते हैं. बट कुछ एनिमल, देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल डू नॉट हैव गिल्स. यानी जो डॉल्फिन होती है, जो व्हेल्स होते हैं, इस टाइप के कुछ एनिमल होते हैं जिनके पास गिल्स नहीं होते. तो ये अपना पानी, जो ये पानी के अंदर से ऑक्सीजन कैसे लेते होंगे, दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स और बॉल्व होल्स. जो इस टाइप के एनिमल्स होते हैं ना उनके पास एक मतलब ब्रीथ करने के लिए उनके पास एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स या फिर ब्लो हॉल्स. तो देखिए ये जो ब्लो हॉल्स होते हैं ना, ये उनके जो हेड होते हैं उनके अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं. तो इसी की हेल्प से क्या करते हैं जी, जैसे ये पानी के अंदर होते हैं ना तो बीच बीच में पानी के ऊपर आते हैं और वहाँ से वो ब्रीथ करते हैं, यानी वहाँ से वो अपनी एयर को ले लेते हैं जिन्हें उन्हें चाहिए होती है. दिस अलाउस देम टू ब्रीथ इन द एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर. यानी जब वो वाटर के सरफेस के पास आते हैं ना, एकदम ऊपर वाले पोर्शन पे आते हैं, तो फिर तब जाके वो वहाँ पे ब्रीथ कर सकते हैं, तब जाके वो एयर ले सकते हैं, जिससे जो ब्लो हॉल्स होते हैं, जो नोस्ट्रिल्स होती है, उनकी हेल्प से वो ब्रीथ करते हैं. दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग. यानी वो पानी के अंदर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं बिना सांस लिए, बिना ब्रीथिंग के वो काफ़ी देर तक पानी के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं. दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर. यानी टाइम टू टाइम, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो पानी के ऊपर वाले सरफेस पे आते हैं ताकि वो ब्रीथ कर पाए. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉन्ड्स एंड लेक्स. बट हमारी वीडियो अभी काफ़ी लंबी हो चुकी है और चैप्टर भी काफ़ी लेंथी है, तो मैं आगे के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं जैसे कि पॉन्ड्स एंड लेक्स हो गया, बाकी हम थोड़े एनिमल्स के बारे में भी देखेंगे, मतलब हम एनिमल्स और बाकी ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी और उनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो मैं उन टॉपिक्स को हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी. ये मेरे इस चैप्टर का पार्ट 2 था और मैं नेक्स्ट पार्ट 3 जल्दी अपलोड कर दूँगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाए. और अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दूँगी. थैंक यू सो मच.